वो बस मादा चिंपैंजी को तैयार करना चाहता था, लेकिन वो अचानक उस पर टूट पड़ी। उसने दरवाजा कसकर पकड़ लिया और उसे खोलने नहीं दिया। जैसे ही उस आदमी ने हिलने की कोशिश की, चिंपैंजी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे चेतावनी दे रही हो कि कोई चालाकी मत करना। शुक्र है कि उसके साथियों ने देख लिया और दौड़कर आ गए, जिससे उसकी जान बच गई। उसके साथियों ने हैरानी से चिंपैंजी को देखा, जो अब शांत होकर बिस्तर के नीचे छिप गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक इतनी बेकाबू क्यों हो गई। सावधानी के तौर पर वे उसकी मनपसंद ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। जब वो उसे लेने आगे आई तो उन्होंने दरवाजा खोला और उसे डंडे से काबू करने की कोशिश की, लेकिन चिंपैंजी ने फुर्ती से खुद को बचाया और डंडा छीनकर जमीन पर फेंक दिया। जब वो घबराकर वापस अपने कमरे की तरफ भागी तो देखा कि दरवाजे पर ताला लग चुका है। बेकाबू होकर वो अपना गुस्सा निकालने लगी, तभी उसने देखा कि एक आदमी बेहोश करने वाली गन तान कर खड़ा है। गुस्से और डर से वो तुरंत मुड़ी और लैब में घुस गई। बिल्डिंग में पागलों की तरह भागते और बचते हुए वो गलती से शीशा तोड़कर मीटिंग रूम में जा गिरी। उसकी इस हरकत से कंपनी के बड़े अधिकारियों के सामने तमाशा बन गया और वहां आए सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे वही मार गिराया। इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत उस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन उसे दफनाने की जिम्मेदारी रॉबर्ट को मिली और उसे एक बड़ा सच पता चला। मादा चिंपैंजी इसलिए पागल हुई थी क्योंकि वो अपने नए जन्मे बच्चे को बचाना चाहती थी। असल में लैब में लाए जाने से पहले ही वो प्रेग्नेंट थी। रॉबर्ट इस मासूम बच्चे को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप उस बच्चे को प्रोजेक्ट हेड विल को सौंप दिया ताकि वह खुद तय कर सके कि इसका क्या करना है। विल ने इस प्रोजेक्ट पर 5 साल मेहनत की थी, इसलिए वो भी इसे मारना नहीं चाहता था। उसने नियम तोड़कर उसे एक पालतू जानवर की तरह अपने घर ले जाने और अपने बीमार पिता को सौंपने का फैसला किया। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले दिन जब उसके पिता चार्ल्स उस बच्चे को दूध पिला रहे थे तो विल ने हैरान होकर देखा कि वो बच्चा बहुत समझदार है और उसकी आंखों में अपनी माँ की तरह ही हरी चमक है। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। उन दोनों की देखभाल में वो बच्चा बड़ा हो गया था और उसका दिमाग भी बाकी चिंपैंजियों से काफी तेज था। कुछ ही महीनों में वो इंसानों की साइन लैंग्वेज सीख गया और 2 साल की उम्र में उसका दिमाग 8 साल के बच्चे जितना तेज था। वो सभी टेस्ट आसानी से पास कर लेता था। 3 साल का होने पर शतरंज में तो वो विल को भी हरा देता था। सीजर के इस बर्ताव को देखकर विल को एहसास हुआ कि वो पुरानी दवा असल में असरदार थी। इसलिए अपने बीमार पिता को ठीक करने के लिए वो लैब से सीजर की माँ को दी जाने वाली उस दवा की कुछ बोतलें चुरा लाया और अपने पिता को उसका एक डोज दे दिया। अगले ही दिन उसके पिता की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। विल खुशी खुशी ये बात सीजर को बताने ऊपर कमरे में गया, लेकिन वहाँ सीजर नहीं था। कुछ गड़बड़ समझकर विल तुरंत उसे ढूंढने निकला। सीजर उस समय पड़ोसी के आंगन में था और उनकी बच्ची के साथ खेलना चाहता था। घर लौटकर विल ने देखा कि सीजर को चोट लगी है, इसलिए वो उसे तुरंत जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। जब वो सीजर के घाव का इलाज कर रही थी तब सीजर को डॉक्टर कैरोलिन बहुत पसंद आ गई और उसने विल को जबरदस्ती उसे डिनर पर बुलाने का इशारा किया। सीजर की वजह से उन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कैरोलिन के कहने पर विल सीजर को जंगल में घुमाने ले गया। पहली बार जंगल आते ही सीजर को उस आजादी से प्यार हो गया। जब भी विल को फुर्सत मिलती वो उसे जंगल ले आता। वो हर बार सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता और किसी राजा की तरह दूर इंसानों के शहर को देखता रहता। लेकिन जब आजादी का बीज बो दिया जाए तो वो हर जंजीर को तोड़ ही देता है। सीजर का ये बदलाव इंसानी दुनिया में एक बड़ा तूफान लाने वाला था। करीब 10 लाख फॉलोअर्स वाले आपके क्रिएटर डेविड की तरफ से आज मैं आपके लिए लाया हूँ लोहे के पिंजरे और झूठ से बाहर आकर अपनी आजादी के लिए लड़ने वाली इस ब्लॉकबस्टर फिल्म राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की कहानी। अब सीजर के अंदर बगावत की आग भड़कने लगी थी, खासकर जब उसने खुद को एक पालतू कुत्ते की तरह बंधे हुए देखा तो वो खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाया। सीजर का खुशहाल बचपन अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उसे लगने लगा कि उसमें और उस कुत्ते में कोई फर्क नहीं है, वो भी विल का एक पालतू जानवर ही है। अच्छी बात यह थी कि विल ने हमेशा सीजर को अपने बेटे जैसा माना था। सीजर को खुद के बारे में परेशान देखकर विल ने उसे सीधा अपनी लैब के सामने ले जाकर बिना कुछ छिपाए उसे उसकी पूरी कहानी और उसकी खासियत के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि सीजर की माँ पर इस दवा का टेस्ट किया जा रहा था और उसका असर सीजर में जम से ही आ गया था, इसीलिए वो बाकी चिंपैंजियों से इतना ज्यादा स्मार्ट है। उस दवा का असर सीजर पर किसी जादू की तरह काम कर रहा था। लेकिन यही दवा जब विल के पिता को दी गई तो उसका असर कुछ और ही हुआ। शरीर के इम्यून सिस्टम ने वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना ली, जिससे उनकी बीमारी फिर से बहुत बढ़ गई। हर शरीर अलग तरह से काम करता है और एक ही चीज का अलग अलग लोगों पर बिल्कुल उल्टा असर भी हो सकता है। एक दिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो चार्ल्स नशे की हालत में घर से निकले और बाहर एक खुली कार देखकर उसमें बैठ गए। उन्होंने बिना सोचे समझे गाड़ी चलाई और आसपास की गाड़ियों को बुरी तरह टक्कर मार दी। जब पड़ोसी ने चार्ल्स को अपनी गाड़ी चलाते हुए देखा तो वो गुस्से में आकर उस बीमार बूढ़े आदमी को पीटने लगा। ये सब सीजर ने ऊपर से बिल्कुल साफ साफ देख लिया। सीजर ने बिना कुछ सोचे सीधा जाकर उस आदमी पर छलांग लगा दी। शुक्र है कि अचानक एक गाड़ी के आने से सीजर का ध्यान भटका और पड़ोसी को वहां से भागने का मौका मिल गया। लेकिन अब सीजर बेकाबू हो चुका था। उसने शॉर्टकट लेकर उसे पकड़ा और ऐसी लात मारी कि पड़ोसी सीढ़ियों से नीचे सड़क पर जा गिरा। वो उठकर पागलों की तरह भागने लगा, लेकिन इंसान की रफ्तार एक फुर्तीले चिंपैंजी से कैसे जीत सकती थी। सीजर ने तुरंत पेड़ों से छलांग लगाई और बिना रुके उसे जमीन पर गिरा दिया और गुस्से में उसकी उंगली को बुरी तरह काट लिया। इस शोर से वहां लोगों की भीड़ लग गई। थोड़ी ही देर में एनिमल कंट्रोल की टीम आई और सीजर को जबरदस्ती ले जाकर बंद कर दिया। विल को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन सीजर ने एक इंसान पर हमला किया था, इसलिए विल को मजबूरन नियम मानने पड़े। ये पहली बार था जब विल को सीजर को ऐसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद विल ने
अपील के जरिए सीजर को बाहर निकालने की सोची, लेकिन उसे बताया गया कि अपील फाइल करने में 3 महीने लगेंगे और उसे ये भी कहा गया कि शुक्र मनाओ, सीजर को मारा नहीं गया। विल को ये सुनकर कोई रास्ता नजर नहीं आया। दूसरी तरफ उसके पिता की हालत भी बहुत खराब थी, इसलिए उसने सीजर की बात को वही छोड़ा और अपनी कंपनी वापस जाकर बॉस को नई दवा बनाने के लिए राजी किया। उन्होंने उस नई दवा को गैस के रूप में एक चिंपैंजी को सुंघाया, लेकिन तभी उस चिंपैंजी पर दवा का उल्टा असर हुआ और उसने गुस्से में वर्कर का मास्क हटा दिया। जब तक विल ने मशीन को ठीक किया तब तक उस आदमी के अंदर थोड़ी सी गैस चली गई थी। कुछ ही दिनों बाद जिस एक आंख वाले कोबा को वो दवा दी गई थी, उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा और दूसरी तरफ जिस वर्कर ने उस गैस को सूंघा था उसे छींक आने लगी और नाक से खून बहने लगा। दूसरी तरफ जेल में बंद सीजर को न सिर्फ वहां का बेरहम गार्ड रोज परेशान करता था, बल्कि बाकी चिंपैंजी भी उसे मारते थे। खास तौर पर रॉकेट नाम का चिंपैंजी सीजर के कपड़े पहनने से बहुत चिढ़ता था और उसने सबके सामने उसके कपड़े फाड़ दिए थे। उसके बाद वो रोज सीजर को मारता, जिससे उसे छिपना पड़ता था। सीजर को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उसे अपना घर और बचपन का वो कमरा बहुत याद आ रहा था। अच्छी बात यह थी कि वहाँ एक सर्कस का चिंपैंजी था जो साइन लैंग्वेज में उसे वहां जिंदा रहने के तरीके सिखाता था। एक दिन विल सीजर से मिलने आया। सीजर के शरीर पर चोट के निशान देखकर विल को इतना गुस्सा आया कि वो उस गार्ड को पीटना चाहता था, लेकिन वहां के मैनेजर ने उसे रोक लिया। विल तुरंत सीजर को घर ले जाना चाहता था, लेकिन मैनेजर ने नियमों की बात कहकर उसे चुप करा दिया। जब सीजर को समझ आया कि विल उसे फिर से वही छोड़कर जा रहा है तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसे एहसास हो गया कि इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं होते। अपनी आजादी के लिए उसे खुद ही लड़ना होगा। वो अपने पिंजरे में वापस गया और दीवार पर बनी खिड़की की ड्राइंग को मिटा दिया। जब गार्ड्स का ध्यान नहीं था तब वो ऊपर चढ़कर इस कड़ी सुरक्षा वाली जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगा। जुल्म सहने से ही बगावत पैदा होती है, फिर चाहे वो कोई जानवर ही क्यों न हो। हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, आपकी सोच और आपकी प्लानिंग आपकी किस्मत बदल सकती है और यही आजाद होने की पहचान है। अगले दिन वो बेवकूफ गार्ड बियर दिखाकर सीजर को चिढ़ाने लगा, लेकिन सीजर ने अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे खूंखार आंखों से घूरने लगा, जैसे उसे जान से मार देगा। बाकी गार्ड्स को आता देखकर सीजर ने उसे छोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला कि सीजर ने ऐसा उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जेब से चाकू चुराने के लिए किया था। आधी रात को जब सब सो गए तो सीजर ने उस चाकू को एक डंडे से बांधा और उसे पिंजरे से बाहर निकालकर आसानी से अपना ताला खोल लिया। वो बाहर खुले एरिया में गया और वहां के सबसे खतरनाक चिंपैंजी बग का ताला खोलकर उसका भरोसा भी जीत लिया। उसके बाद उसने उस चिंपैंजी को भी बाहर निकाला जो उसे रोज मारता था और उसे बीच में लाकर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। रॉकेट ने उठकर मारने की सोची, लेकिन तभी उसने देखा कि बग उसे घूर रहा है। उसे समझ नहीं आया कि सीजर ने बग को अपने साथ कैसे मिला लिया, लेकिन डर के मारे रॉकेट को सबके सामने सीजर के आगे अपना सिर झुकाना पड़ा। और वही दूसरी तरफ विल के पिता चार्ल्स का शरीर लगातार दवा लेने की वजह से उन साइड इफेक्ट्स को झेल नहीं पाया और जल्द ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद विल को पिंजरे में बंद सीजर की याद आई। उसने पैसों से वहां के मैनेजर को खरीद लिया और खुशी खुशी सीजर को घर ले जाने आया, लेकिन सीजर अभी भी उससे नाराज था क्योंकि उसने उसे वही छोड़ दिया था। विल ने प्यार से उसे बहुत मनाया और मुश्किल से सीजर को राजी किया, लेकिन जैसे ही वो उसे बाहर ले जाने लगा तो सीजर ने उदासी से बाकी चिंपैंजियों को देखा और फिर विल के हाथ में बंधने वाली चेन देखकर वो अचानक वही बैठ गया। उसने विल और सबके सामने बिना किसी झिझक के धीरे से जेल का लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने शेल्टर में ही रुकने का फैसला किया। वो अब नहीं चाहता था कि इंसान उसकी और उसके साथियों की किस्मत का फैसला करे। सीजर का यह फैसला देखकर बाकी चिंपैंजी भी खुशी से झूम उठे और उसके लिए चीयर करने लगे। विल के जाने के बाद सीजर बिस्किट का एक पैकेट लेकर रॉकेट के पास गया और उससे कहा कि वो बिस्किट शेल्टर के हर एक चिंपैंजी को बांट दे। बिस्किट खाकर सारे चिंपैंजी बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि सीजर ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद सीजर ने बहुत प्यार से मॉरिस को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाकर समझाया कि एक लकड़ी को बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर लकड़ियों का गट्ठर एक साथ बंधा हो तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मॉरिस सीजर की बात समझ गया। उसे लगा कि सीजर जो भी कर रहा है वो बेकार है, लेकिन सीजर का कहना सही था। अकेले हम कमजोर होते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करने से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तभी सीजर की नजर गार्ड पर पड़ी जो दरवाजे का पासवर्ड डाल रहा था। उसने चुपके से वो पासवर्ड याद कर लिया। आधी रात को जब सब सो गए तो सीजर चुपके से बाहर निकला और सही पासवर्ड डालकर स्टाफ के रास्ते से होता हुआ शेल्टर की छत पर जा पहुंचा। छत के रास्ते वो तेजी से दौड़कर शेल्टर से बाहर निकल गया। फिर वो विल के घर पहुंचा और फ्रिज में रखे नए वायरस वाले सारे इंजेक्शन वापस शेल्टर ले आया। जब सारे चिंपैंजी सो रहे थे तो उसने वो दवा अगली सुबह सीजर प्ले एरिया के गेट पर खड़ा होकर हर एक चिंपैंजी को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि सभी की आंखें हरी हो गई थी। सीजर की अपनी आंखें भी अब और ज्यादा चमकदार और हरी हो गई थी। शेल्टर का मैनेजर ये देखकर हैरान था कि हमेशा शैतानी करने वाले चिंपैंजी अचानक से इतने शांत और एक साथ कैसे बैठे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। तभी सीजर ने धीरे से अपना सिर घुमाया और मैनेजर की आंखों में देखा। इसके बाद सारे चिंपैंजी एक साथ वहां से चले गए। मैनेजर को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात होने पर सारे चिंपैंजी खुद ही अपने पिंजरे में चले गए, लेकिन जब गार्ड पिंजरे में ताला लगाने गया तो उसने देखा कि सिर्फ सीजर बाहर खड़ा है। उसने तुरंत दूसरे गार्ड को बुलाया ताकि वो बंदूक लेकर गार्ड टावर पर तैयार रहे। फिर उसने सीजर को सबक सिखाने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक उठाई, लेकिन सीजर ने सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस स्टिक को पकड़ लिया। सब लोग हैरान रह गए जब सीजर ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। सीजर ने एक जोरदार मुक्का मारकर गार्ड को गिरा दिया, उसे घसीटकर कमरे में ले गया और पिंजरे में बंद कर दिया। फिर उसने बाकी सारे चिंपैंजियों को भी आजाद कर दिया। दूसरा गार्ड घबराहट में गलत रास्ते पर भाग गया और आजाद हुए चिंपैंजियों ने उसे देख लिया। वो सब उस पर टूट पड़े और
उसे सीढ़ियों से नीचे खींचकर बुरी तरह पीटने लगे। गनीमत रही कि सीजर ने अपना आपा नहीं खोया था और उसने उस गार्ड को मरने से बचा लिया। उसे पिंजरे में बंद करके जैसे ही सीजर पलटा, उसने देखा कि जो गार्ड उसे परेशान करता था वो चुपके से पिंजरे से निकलकर इलेक्ट्रिक स्टिक उठाकर उसकी तरफ दौड़ रहा है। सीजर ने पास पड़ी हाई प्रेशर पानी की पाइप उठाई और गलती से उस गार्ड को मार गिराया। इसके बाद सीजर के कहने पर सारे चिंपैंजी एक झुंड बनाकर प्ले एरिया के नकली पहाड़ पर चढ़ गए और शेल्टर की कांच की छत को तोड़ दिया। सुबह की रोशनी में चिंपैंजियों की एक बड़ी फौज सड़क पर दौड़ रही थी। वो दूर बसे शहर को देख रहे थे। इंसानों और वानरों के बीच की ये पहली बड़ी जंग अब शुरू हो चुकी थी। चिंपैंजी जेनेटिक कंपनी के हेडक्वार्टर में घुस गए और उन जगहों को ढूंढने लगे जहां उन पर एक्सपेरिमेंट होते थे। सीसीटीवी रूम में बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स को जब मामला गड़बड़ लगा तो वो सब दौड़कर लैब की तरफ भागे, लेकिन तब तक सीजर को वो कमरा मिल चुका था जहां चिंपैंजियों को रखा जाता था। उसने साथियों से कंट्रोल पैनल तोड़वाकर एक्सपेरिमेंट वाले सारे चिंपैंजियों को आजाद कर दिया। एक आंख वाला चिंपैंजी कोबा जिस पर इंसान लगातार एक्सपेरिमेंट करते थे, उसे भी आखिरकार आजादी मिल गई। लैब से छूटे सारे चिंपैंजी सीजर की टीम में शामिल हो गए और एक साथ अपने अगले मिशन पर निकल पड़े। पुलिस को जल्द ही इस खतरे का अंदाजा हो गया और उन्होंने जेनेटिक कंपनी में अपने हेलीकॉप्टर भेज दिए। कंपनी का बॉस गुस्से में पुलिस चीफ के पास गया और उससे कहा कि जल्द से जल्द इन चिंपैंजियों को ढूंढे। वो जानता था कि इस हंगामे को रोकने के लिए सबसे पहले उनके लीडर सीजर को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ चिड़ियाघर में लोग चिंपैंजियों की फोटो खींच रहे थे। तभी पीछे का बड़ा सा पेड़ जोर से हिलने लगा। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। एक आंटी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही बड़ा बक उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उसने जोर से टक्कर मारकर चिड़ियाघर का लोहे का गेट तोड़ दिया। सारे चिंपैंजियों ने गेट से लोहे की मोटी मोटी रॉड निकाल ली और सीजर की टीम में शामिल होकर तेजी से वहां से निकल गए। पुलिस से बचने के लिए चिंपैंजी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर चढ़कर भागने लगे, लेकिन एक घायल चिंपैंजी गलती से पीछे छूट गया और उसे एनिमल कंट्रोल वालों ने वही पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस घायल चिंपैंजी को अपनी गाड़ी में घसीटा और जाने लगे, तभी सीजर ने एक भाला लिया और उसे पूरी ताकत से उनकी गाड़ी की तरफ फेंक दिया। भाला सीधा बोनट के आर पार हो गया। उसी पल रॉकेट पीछे से आया, उसने गाड़ी का दरवाजा फाड़ दिया और उस घायल चिंपैंजी को बचा लिया। इसके तुरंत बाद गाड़ी पर भालों की बारिश होने लगी। दूसरी तरफ मॉरिस और बक ने देखा कि दो पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा कर रही है। मॉरिस ने सामने से सीवर का ढक्कन उठा लिया और बक ने भी पूरे स्वैग के साथ सड़क किनारे लगा स्ट्रीट लाइट का खंभा उखाड़ लिया। सीजर के इशारे पर चिंपैंजियों की फौज गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ जाने वाली ट्राम पर चढ़ गई। जैसे ही वो पुल पार करके रेडवुड जंगल की तरफ जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि आगे पुलिस की गाड़ियों ने रास्ता रोक रखा है। पीछे का रास्ता भी पुलिस ने बंद कर दिया था। सीजर ने तुरंत अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया। उसने कोबा को फुर्तीले चिंपैंजियों के साथ तारों के सहारे ऊपर चढ़कर पुल के ऊपर से जाने को कहा। फिर उसने लंबे हाथों वाले मॉरिस और उसके साथियों को पुल के नीचे कूदकर पुल के नीचे वाले हिस्से से होते हुए पुलिस के पीछे पहुंचने को कहा और जो सबसे ताकतवर गोरिल्ले थे वो सीधा सड़क के बीचों बीच खड़ी बसों की तरफ दौड़ पड़े। गोरिल्लों ने बड़ी आसानी से बस को पलट दिया और उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए पुलिस की गोलियों से बचते हुए धीरे धीरे पुलिस के बैरिकेड्स तक पहुंच गए। पुलिस को भी अब समझ नहीं आ रहा था और उन्हें फायरिंग रोकनी पड़ी। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तभी घने कोहरे में से अचानक एक बेलगाम घोड़ा दौड़ता हुआ आया। घोड़े की पीठ पर छिपे सीजर ने अचानक उठकर हमला करने का इशारा किया और अनगिनत चिंपैंजी पुल के ऊपर से कूद पड़े और उन्होंने रास्ता रोकने वाले सारे पुलिस वालों को गिरा दिया। पुल के नीचे छिपे ओरांगुटान भी दोनों तरफ से पुल पर कूद पड़े और पुलिस पर हमला कर दिया। सीजर के पीछे जो बूढ़े और कमजोर चिंपैंजी थे वो भी आगे आ गए और पल भर में ही उन्होंने पुलिस की इतनी बुरी हालत कर दी कि वो पलटवार भी नहीं कर पाए। पुलिस वाले अपने हथियार छोड़कर भागने लगे। चिंपैंजियों ने पहली बार एक साथ मिलकर काम किया था और उन्हें परेशान करने वाले इंसानों को हरा दिया था। सब बहुत खुश थे। एक अच्छी रणनीति बनाने के लिए अपने आसपास की चीजों का सही इस्तेमाल करना और अपनी टीम की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। असली ताकत किसी एक के शक्तिशाली होने में नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर काम करने में है। तभी विल पीछे से दौड़ता हुआ आया और जोर से सीजर को पुकारने लगा, लेकिन तभी पुल के ऊपर अचानक पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आ गया और उसने चिंपैंजियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सीजर तुरंत एक गाड़ी के पीछे छिप गया। उसने एक मोटी लोहे की चेन उठाई, गाड़ी से कूदा और हेलीकॉप्टर पर बैठे शूटर पर निशाना लगाकर उसे फेंक दिया। शूटर और जेनेटिक कंपनी का बॉस बस हेलीकॉप्टर से गिरने ही वाले थे। तभी कोपायलट की सीट पर बैठे पुलिस चीफ ने सीजर पर गोली चला दी। बक बिना सोचे समझे सीजर के सामने आ गया और गोली उसे लग गई। इसके बाद उसने सीधा हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा दी। सीने में कई गोलियां लगने के बावजूद भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा दिया। सीजर सब कुछ भूलकर उसकी तरफ दौड़ा। उसने क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से बक को बाहर निकाला, लेकिन उसने देखा कि हमेशा बहादुरी से लड़ने वाले बक ने आखिर बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। तभी हेलीकॉप्टर से किसी की बचाओ बचाओ की आवाज आई। सीजर गुस्से में आगे बढ़ा और देखा कि मदद मांगने वाला कोई और नहीं बल्कि वो जेनेटिक कंपनी का बॉस ही था जिसने ये सब शुरू किया था। सीजर ने अपना बढ़ाया हुआ हाथ पीछे खींच लिया, कोबा की तरफ देखा और उसे इशारा करके वहां से चला गया। कंपनी के हाथों इतने साल तक टॉर्चर सहने वाले कोबा ने आगे बढ़कर हेलीकॉप्टर को जोरदार लात मारी। सीजर ने आखिरकार अपने सभी साथियों को गोल्डन गेट ब्रिज पार करवाया और उन्हें आजादी की निशानी रेडवुड जंगल की तरफ ले गया। विल सीजर को घर वापस चलने के लिए मनाने के लिए एक पुलिस की गाड़ी में उसके पीछे पीछे रेडवुड जंगल तक पहुंच गया, लेकिन जब वो जंगल में सीजर को ढूंढ रहा था तो इंसानों से नफरत करने वाले कोबा ने उस पर लगभग हमला कर ही दिया था। अच्छा हुआ सीजर ने सही वक्त पर आकर उसे रोक लिया। उसने विल को ऊपर उठाया। विल सीजर को वापस ले जाना चाहता था, लेकिन सीजर ने अपने साथियों की तरफ देखा और अपना आखिरी फैसला सुना दिया। सीजर धीरे से विल के कान के पास गया। विल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सीजर कभी बोल भी पाएगा। उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ देखी जा सकती थी। आखिरकार विल ने एक ऐसे माता पिता की तरह जिसका बच्चा अब बड़ा हो चुका है, सीजर को अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए आजाद कर दिया। सीजर जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी
पहाड़ी पर चढ़ गया और उसने उस शहर पर आखिरी नजर डाली जहां उसने कभी अपनी जिंदगी बिताई थी। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जो इस सीरीज की पहली फिल्म है, ये सिर्फ जानवरों के होश में आने की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। ये जिंदगी के सम्मान को जगाने और उसके लिए लड़ने की कहानी है। उस भेदभाव से भरे और कैद करने वाले शेल्टर में सीजर एक ऐसा पुल है जो अपनी प्रजाति की सीमाओं को पार कर जाता है। चाहे माहौल कितना भी बुरा क्यों न हो, उसकी आंखों में आजादी और बराबरी की चाहत कभी कम नहीं हुई। इस विदाई को फिल्म में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। जब सीजर विल के कान के पास जाता है और बहुत ही धीरे लेकिन मजबूती से कहता है कि सीजर अब घर आ गया है, तो ये सुनकर लाखों दर्शकों की आंखें नम हो जाती है। वो हमें बताता है कि सच में बड़े होने का मतलब ही सबसे दर्दनाक विदाई का सामना करना है। आजादी की कीमत अक्सर अकेलापन ही होती है। हालांकि सीजर के पास अपने साथियों से कहीं ज्यादा समझ और एक लीडर की ताकत थी, लेकिन उसने खुद ही इंसानों के साथ जुड़े प्यार के सारे धागे तोड़ दिए। उसने अपने साथियों को एक बेहतर भविष्य दिया, लेकिन खुद को हमेशा के लिए एक ऐसे किनारे पर छोड़ दिया जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता। मैं हूं सेवन, हम फिर मिलेंगे।